वॉयेजर 1 पृथ्वी से भेजा गया अब तक का सबसे दूर का मैन मेड ऑब्जेक्ट है। ये अभी हमसे 24 अरब किलोमीटर दूर है। अभी ये एक बुलेट से 14 गुना तेजी से डीप स्पेस में ट्रैवल कर रहा है। लेकिन नवंबर 2024 में वॉयेजर 1 साइलेंट हो गया। बस कुछ हफ्ते पहले ही नासा ने वॉयेजर 1 को वापस रिवाइव किया और अब सभी सिस्टम्स बैक ऑनलाइन हैं। वॉयेजर 1 ने एक बार फिर वापसी कर ली। इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि पावर खत्म होने से पहले या कांटेक्ट टूटने से पहले वॉयेजर 1 आखिरकार कितना और आगे जा सकता है। अगर पृथ्वी की ये फेमस इमेज 1990 में वॉयेजर 1 ने ली थी, तो अगर हम अभी उसके कैमरास ऑन करें तो हमें क्या दिखेगा? और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, हजारों साल बाद जब ह्यूमैनिटी शायद ना रहे और कोई चीज या कोई और वॉयेजर को ढूंढ ले, तब क्या होगा? तो चलिए साथ में इस जर्नी पर चलते हैं। वॉयेजर 1 को 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था, आउटर सोलर सिस्टम की तरफ एक जर्नी पर, सुंदर गैस जाइंट प्लैनेट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए और फिर हमारे सोलर सिस्टम को छोड़कर कॉस्मोस में एक एंडलेस और लोनली जर्नी पर निकलने के लिए। मैंने जैसा आपको बताया कि वॉयेजर 1 पृथ्वी से सबसे दूर मैन मेड ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये समझना कि ये हमसे एक्चुअली में कितना दूर है, ये थोड़ा मुश्किल है। ये हमारी पृथ्वी और सूरज है। इनके बीच की डिस्टेंस एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है, जो करीब 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर है। वॉयेजर 1 ने 5 सितंबर 1977 को पृथ्वी से लॉन्च होकर हमारे सोलर सिस्टम को हमेशा के लिए छोड़ने की जर्नी शुरू की। 61,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैवल करते हुए वॉयेजर को 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स ट्रैवल करने और जुपिटर से गुजरने में 1.5 साल लगे, और इस प्रोसेस में इसने इन जॉ ड्रॉपिंग इमेजेस को भी कैप्चर किया। लॉन्च के 3 साल और 2 महीने बाद वॉयेजर सैटर्न तक पहुंच गया और यहीं से इसकी लॉन्ग और लोनली जर्नी एक्चुअली में शुरू हुई। इस इमेंस स्पीड पर ट्रैवल करते हुए 31 और साल बाद ये आखिरकार हीलियोपॉज बाउंड्री को पार कर जाएगा। ये वो पॉइंट है जहां सन की सोलर विंड इंटरस्टेलर मीडियम को रेजिस्ट करने के लिए काफी स्ट्रांग नहीं रहती। ये इसेंशियली सन के इन्फ्लुएंस की बाउंड्री है। और भले ही आप सोचें कि ये सोलर सिस्टम की बाउंड्री है, आप गलत होंगे। आज 2024 में वॉयेजर 1 पृथ्वी से करीब 24 अरब किलोमीटर दूर है, या करीब 163 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यह सूरज से प्लूटो के डिस्टेंस से भी 4 गुना ज्यादा है। इस डिस्टेंस पर हमारे रेडियो सिग्नल्स को वॉयेजर तक पहुंचने में 22 घंटे और 36 मिनट्स लगते हैं, और कोई भी मैसेज वापस रिसीव करने में फिर 22 घंटे और 36 मिनट्स। हालांकि मैं जानता हूं ये बहुत दूर लगता है, लेकिन बिगर पिक्चर में वॉयेजर 1 ने अभी तो घर छोड़ा ही है। वॉयेजर 1 को ओर्ट क्लाउड तक पहुंचने में अभी 300 और साल लगेंगे। आईसी रॉक्स का एक स्फीयर जो हमारे सोलर सिस्टम को सराउंड करता है, और उसे कंप्लीटली पार करने में 30,000 और साल। अब सोचिए कि वॉयेजर 1 1 मिलियन साल बाद कहां होगा, 1 बिलियन साल बाद, और उसे कौन ढूंढ सकता है? तो सवाल यह है कि हम वॉयेजर 1 से कांटेक्ट कैसे मेंटेन करते हैं जबकि वो हमसे इतना दूर है। सच में सोचिए इस बारे में। नासा के इंजीनियर्स ने पृथ्वी पर बैठे बैठे लगभग 50 साल पहले लॉन्च किए गए इस स्पेसक्राफ्ट को रिमोटली बचाया। यह अपने आप में काफी स्पेशल है। नासा वॉयेजर 1 से उनके डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए कम्युनिकेट करता है। दुनिया भर में कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में लोकेटेड ह्यूज टेलीस्कोप एंटीनास का एक सिस्टम। इन लोकेशंस को स्पेसिफिकली इसलिए चूज किया गया ताकि अर्थ रोटेट होने पर भी इससे पूरे दिन कम्युनिकेशन मेंटेन की जा सके। अर्थ से रेडियो सिग्नल्स भेजे जाते हैं जिन्हें वॉयेजर तक पहुंचने में करीब 20 घंटे लगते हैं। मैसेज रिसीव होने के बाद वॉयेजर के ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस करते हैं और अर्थ पर रिस्पॉन्स भेजते हैं। ये रिस्पॉन्स सिग्नल फिर हमारे पास पहुंचने में करीब 20 घंटे लेता है, जहां इसे मैसिव 70 मीटर वाइड रेडियो डिशेस और 34 मीटर डिशेस का एक एरे रिसीव करता है। वॉयेजर से आने वाले सिग्नल की वीकनेस का स्केल समझने के लिए ये रेडियो सिग्नल एक 20 वॉट के ट्रांसमीटर से वापस भेजा जाता है। ये आपके रेफ्रिजरेटर के लाइट बल्ब जितना स्ट्रॉन्ग है। सिग्नल इतना वीक होने के बावजूद अर्थ पर ये ह्यूज डिशेस कॉस्मोस से इन विस्पर्स को कैप्चर कर पाते हैं, जिससे वॉयेजर 1 वहां जो एक्सपीरियंस कर रहा है उसका डेटा हर दिन घंटों तक यहां पृथ्वी पर रिसीव होता रहता है। लेकिन वॉयेजर की एज के साइंस दिखने लगे हैं। नवंबर 2025 में वॉयेजर ने रैंडम स्ट्रिंग्स ऑफ डेटा भेजना शुरू किया जो कोई सेंस नहीं बना रहे थे। बेशक कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट ने इस पे जंप किया, क्लेम करते हुए कि एलियंस ने वॉयेजर 1 को कैप्चर कर लिया है और इसे हमें मैसेजेस भेजने के लिए यूज कर रहे हैं। बेशक ये नहीं हुआ था।
इंजीनियर्स ने फ्लाइट डेटा सबसिस्टम में इशू लोकेट किया, एक वर्कअराउंड बनाया, कोड वॉयेजर को भेजा और देखा कि ये काम करता है या नहीं, और वॉयेजर 1 सर्वाइव कर गया। वॉयेजर से कम्युनिकेट करना कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है, तो फिर हर कोई लेटली ये क्यों कह रहा है कि वॉयेजर मर रहा है? एक्चुअली इसका असली जवाब है वॉयेजर की पावर खत्म हो रही है। वॉयेजर 1 3 रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स या RTGs से पावर्ड है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो प्लूटोनियम डीके से हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन इसका मतलब है कि समय के साथ फ्यूल सोर्स खत्म होते जाता है। पावर कंजर्व करने के लिए नासा इंजीनियर्स नॉन इसेंशियल सिस्टम्स और इंस्ट्रूमेंट्स बंद करते रहे हैं, जैसे हीटर्स और रिडंडेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें कैमरा भी शामिल है। नासा ने कहा है कि अगले कुछ सालों में पावर लेवल्स इतने कम हो जाएंगे कि वो क्रिटिकल सिस्टम्स को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, और इस पॉइंट पे वॉयेजर 1 हमेशा के लिए शांत हो जाएगा और अकेले कॉस्मोस में ड्रिफ्ट करता रहेगा। 14 फरवरी 1990 को वैलेंटाइंस डे पर वॉयेजर 1 हमसे 6.4 अरब किलोमीटर दूर था, हमारे सोलर सिस्टम को हमेशा के लिए छोड़ते हुए। और तभी यहाँ पृथ्वी पर एक इंसान कैंपेन कर रहा था, कह रहा था कि हमें वॉयेजर 1 को एक आखिरी बार घुमाकर पृथ्वी की एक तस्वीर लेनी चाहिए। सभी ने कहा ये एनर्जी की बर्बादी होगी और इस पिक्चर में कोई साइंटिफिक वैल्यू नहीं है, लेकिन वो जोर देते रहे और थैंकफुली नासा ने अग्री किया। ये शख्स थे कार्ल सेगन, और जो इमेज हमें मिली ये पेल ब्लू डॉट शायद पृथ्वी की अब तक ली गई सबसे आइकॉनिक इमेज है। इस पिक्चर में पृथ्वी स्कैटर्ड लाइट रे में एक टाइनी स्पेक के रूप में कैप्चर्ड है, सिंगल पिक्सल के साइज का बस 10%। और फिर भी यही सब है जो हम जानते हैं, अभी आप यही हैं। इससे मेरे मन में ये सवाल आया, चूंकि वॉयेजर 1 हमेशा के लिए शांत होने वाला है, तो क्या होगा अगर हम इसे एक आखिरी बार घुमाएं और कैमरा ऑन करके एक बिग फैमिली पोर्ट्रेट लें, तो ये क्या देखेगा? तो मैंने कुछ सिमुलेशंस किए हैं और ये है जो मुझे मिला। सूरज एक फेंट और ब्लरी डॉट ऑफ लाइट की तरह विजिबल होगा, ऐसे प्लैनेट से घिरा हुआ जिन्हें आप मुश्किल से देख पाएंगे। तो जहां पेल ब्लू डॉट ने हमें हमारा घर दिखाया था, ये है हमारा कॉस्मिक नेबरहुड, हमारे प्लैनेटरी नेबर्स जो सूरज से जगमगा रहे हैं। और क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, तो शायद यही ह्यूमैनिटी कभी जान पाएगी। बाकी सारे टाइम के लिए यही हमारा होम है। जैसे जैसे वॉयेजर 1 आने वाले सालों में ऑपरेशंस शट डाउन करेगा, ये इमेजिन ना करना मुश्किल है कि इस अमेजिंग स्पेसक्राफ्ट का फ्यूचर क्या होगा। एक बार ऑनबोर्ड पावर खत्म हो जाए तो इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर देंगे और वॉयेजर से होम पर कोई डेटा नहीं आएगा और एक एरा का अंत हो जाएगा। लेकिन वॉयेजर के लिए ये अभी भी उसकी जर्नी की बस शुरुआत है। ये हजारों सालों तक ओर्ट क्लाउड से गुजरता रहेगा, फाइनली हमारे सोलर सिस्टम की आउटर मोस्ट एक्सटेंट को हमेशा के लिए छोड़ते हुए। यही वॉयेजर हमारी मिल्की वे को हर 225 मिलियन साल में ऑर्बिट करेगा, बिल्कुल हमारी तरह, कभी कभी नेबरिंग स्टार्स के पास से गुजरते हुए हमारी ह्यूमैनिटी का एक बीकन बनकर। और अगर कोई बाहर है जो हमें देख रहा है और वॉयेजर पर स्टंबल करता है, उनके पास वो सभी क्लूज होंगे जो उन्हें हमें ढूंढने के लिए चाहिए। गोल्डन रिकॉर्ड में वो सब कुछ है जो उन्हें हमारे लिटिल ब्लू डॉट के बारे में जानने के लिए चाहिए। हमारे पास कौन से एनिमल्स हैं, हमारी लैंग्वेजेस कैसी साउंड करती हैं, कई इमेजेस और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, और सबसे इंपॉर्टेंट वो हमें कहाँ ढूंढ सकते हैं। तो जब वो दिन आए जब वॉयेजर हमेशा के लिए शांत हो जाएगा, हम सब ये अग्री कर सकते हैं कि वॉयेजर 1 ने अपना मिशन पूरा किया, और उससे भी कहीं ज्यादा। उसने पूरी ह्यूमैनिटी को ये याद दिलाया कि हमारी जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं है और शायद कभी होगी भी नहीं।